चाहते हैं कि पूरे देश के सभी नागरिकों के लिए एक कानून बने, समान नागरिक संहिता ये लागू हो। यूसीसी के लिए हम सब प्रयत्नशील हैं, यानी सबको समान सुविधाएं मिले। जो सुविधा मुझे मिल रही है मेरे पड़ोसी को भी मिलनी चाहिए, मेरे सामने वालों को भी मिलनी चाहिए। हम इस प्रकार की व्यवस्था कर रहे हैं। सबका विकास, सबका प्रयास, सबका सम्मान, ये सब हम देख रहे हैं। इसके लिए हम हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पूरी एनडीए की पूरी सरकारें जहां कहीं भी है, वो सब एक कानून लगाना चाहते हैं, उस प्रकार की व्यवस्था कर रहे हैं। दूसरी तरफ ऐसे षड्यंत्र कर रहे हैं देश में कि जिससे समाज में झगड़े होते रहे, लड़ाइयां होती रहे, समाज टूटता रहे, इस प्रकार का तुष्टीकरण अपना करके कर रहे हैं। आप जानते हैं कि एक ही परिवार में दो भाइयों में यदि लड़ाई करनी है तो एक को अधिक सुविधा दे दो, बिना मेहनत के, बिना प्रयास के उसको अधिक सुविधा दे दो, और दूसरे को मेहनत करने के बावजूद भी उसको रूखा सूखा खिलाओ, तो निश्चित रूप से उन परिवार में भी विखंडन हो जाएगा, परिवार टूट जाएगा, भाई भाई में झगड़े हो जाएंगे। और इसी प्रकार का षड्यंत्र कांग्रेस और उनके सहयोगी दल कर रहे हैं कि समाज को तोड़ने का। हिंदू मुस्लिम बटे रहे, लड़ते रहे, और मुस्लिमों को वो और अपने बाकी बहुसंख्यक समाज से डराते रहे और एक वोट बैंक की राजनीति करते रहे। इस प्रकार का षड्यंत्र ये जो इंडिया गठबंधन जिसको बोलते हैं, इंडी गठबंधन, वो इस प्रकार का कर रहा है। तो यानी ये मैं सोचता हूं कि समाज के लिए ठीक नहीं है। अभी कर्नाटक की बात कर लें अपन। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री ने सदन में इस प्रकार की बात करी कि ठेकों में भी मुसलमानों को और 4% आरक्षण देना चाहते हैं। ये संविधान को तोड़ने का षड्यंत्र कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कह दिया कि जरूरत पड़ी तो हम संविधान को बदल देंगे। अरे जो लोग संविधान के रक्षक बनने का ढोंग कर रहे हैं, वो संविधान को तोड़ने का और सदन के अंदर इस प्रकार का प्रस्ताव ले आते हैं, वो संविधान के साथ छेड़खानी करने की हिम्मत कर लेते हैं, और कांग्रेस के नेता केवल ढोंग कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। अब देखिए, मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। इसमें आप देखिए, कर्नाटक कांग्रेस सरकार अभी है और कर्ज में डूबी हुई है। इतना कर्ज है कि प्रति व्यक्ति 1 लाख का कर्जा उन्होंने चढ़ा दिया। और यही नहीं, अभी उन्होंने किया है कि वक्फ संपत्तियों की मरम्मत के लिए 150 करोड़ रुपए देने का उन्होंने और मतलब उन्होंने घोषणा कर दी है। अल्पसंख्यक कॉलोनियां और अल्पसंख्यक बस्तियों के विकास के लिए 1000 करोड़ रुपए दिया। बाकी लोगों के लिए क्यों नहीं, सबके लिए क्यों नहीं? ये माना सबको एक नजर से देखना चाहिए, बाकी के लिए भी करना चाहिए। फिर अतिरिक्त उर्दू स्कूलों के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए दिए। तो उर्दू स्कूलों के लिए, हिंदी की स्कूलों के लिए क्यों नहीं कर रहे हैं? वो मुल्लाओं और मुस्लिम धार्मिक नेताओं के मानदेय को 6000 रुपया कर दिया है, न 6000 रुपए की वृद्धि की गई है। तो हमारे पुजारियों के लिए क्यों नहीं करते हैं वो? ये सब यानी भेदभाव बढ़ाने की पराकाष्ठा हो गई। मस्जिदों के पेश इमामों के लिए मासिक मानदेय बढ़ाकर 6 रुपए प्रतिमाह किया है। इसी प्रकार से मुअज्जिन और मासिक मानदेय बढ़ाकर 5000 रुपए प्रतिदिन किया है, नहीं प्रतिमाह किया है। अल्पसंख्यकों के लिए सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियां प्रति तालुका 50 लाख रुपए, प्रति जिला 1 करोड़ रुपए। अल्पसंख्यक छात्रों के लिए विदेशी छात्रवृत्ति 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए करने की। अब आप बाकी समाज के लिए क्यों नहीं करते हैं? सर्व समाज के लिए क्यों नहीं सोचते हैं? ये सोचना चाहिए। मेकेदातु कलासा बंडूरी परियोजना के लिए कोई अनुदान नहीं दिया है। कृष्णा कावेरी नदी घाटियों के लंबित कार्यों को पूरा करने के लिए कोई अनुदान नहीं दिया गया है। और गारंटी योजनाओं के लिए ना, ये जो सब कुछ जो कर रहे हैं वो समाज को तोड़ने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र कर रहे हैं। समाजों में भेद पैदा हो जाए, भाई भाई लड़े और एक वर्ग जो उसको वोट बैंक समझते हैं और उसको केवल अपनी ओर आकर्षित करके कि बीजेपी वाले खा जाएंगे, बीजेपी वाले आ गए तो आपको समाप्त कर देंगे, ऐसा डरा करके और वोट बैंक को कैप्चर करने के लिए संविधान के साथ छेड़खानी करने का जो काम किया है, इसकी हम निंदा करते हैं। और मैं आप सबको तकलीफ इसीलिए दे रहा हूं कि आप एक समाज का, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है।
और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को जागरूक समाज को करने का जो दायित्व है, क्योंकि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तो काम करती है, विधायिका में छेड़खानी होती है, तो ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का ये दायित्व है कि वो समाज को जागृत करे, ताकि ऐसे लोगों का और विरोध करे, ऐसी हिम्मत नहीं हो कि भाई भाई को लड़ाने का काम करे। भाई भाई हम एक रहना चाहते हैं, हम सर्व समाज को एक रखना चाहते हैं। विभिन्न धर्मावलंबी को अपनी पूजा पद्धति कोई भी करे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक ने भी कहा कि कोई नमाज पढ़ता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई मंदिर में जाके पूजा करता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय चरित्र चाहिए, राष्ट्र भक्ति चाहिए, इस देश के प्रति समर्पण का भाव चाहिए, इस देश को अपना कण कण और अपना प्रतिक्षण इस देश के लिए हो। इस प्रकार की बात हम करना चाहते हैं, हम राष्ट्रीय चरित्र पैदा करना चाहते हैं, और वो हमारे समाज को तोड़ने का षड्यंत्र कर रहे हैं। इसके लिए आपसे हम उम्मीद करते हैं कि आप समाज में जागृति पैदा करें। एक और विडंबना देखिए कि एक समाजवादी पार्टी के और एक सांसद जो सुमन ने मतलब कमाल ही कर दिया, महाराणा सांगा के बारे में जो शब्द उन्होंने प्रयोग में लिए, मतलब कमाल हो गया, क्या तुष्टीकरण है। अब विचार करिए, उन्होंने और बाबर और औरंगजेब के पक्ष में वो खड़ा हो गया समाज। महाराणा सांगा जिसने अपने शरीर पर 80 घाव झेले, फिर भी हिंदू समाज की रक्षा के लिए, हिंदुस्तान के सम्मान की रक्षा के लिए उन्होंने संघर्ष किया, जीवन पर्यंत संघर्ष करते रहे वो, और उन्होंने हिंदू पद पातशाही की स्थापना करने का जो काम किया, आज हम लोग और उनके अपमान को कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। महाराणा सांगा के लिए जो घटिया शब्दावली मैं बोल भी नहीं सकता, इस प्रकार का शब्द प्रयोग उन्होंने किया है, मैं सोचता हूं कि अत्यंत निंदनीय है। उसकी जितनी निंदा की जा सके कम है। ये वोट बैंक की राजनीति कहाँ ले जाएगी? क्यों नहीं हम समाज को एक करने की बात कर सकते हैं? क्यों नहीं हमारे मान बिंदुओं के सम्मान की रक्षा करने के लिए हम सबको एक रहना चाहिए? ये सब भूले जा रहे हैं, और कहाँ की संस्कृति वो अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, किस प्रकार का एक विभेद समाज में पैदा करने का काम कर रहे हैं। यानी जो आक्रमणकारी थे उनकी तो प्रशंसा कर रहे हैं, जो इस देश के रक्षक थे, इसकी सीमाओं की रक्षा करना, यहाँ के समाज की मान मर्यादाओं की रक्षा करना, उसके लिए उनके अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं। जो लोग आतताई थे, बाहर से आए और यहाँ पर लूट करके लेकर के गए, चाहे बाबर हो, चाहे कोई भी ये जितने भी विदेशी आक्रांत आए, मुस्लिम ये अंग्रेज आए, मैं उन सब की ये जो प्रशंसा करते हैं और हमारे मूल समाज का विरोध करते हैं, मैं सोचता हूँ कि ये निंदनीय है। इसकी जितना निंदा की जा सके हम सबको करना चाहिए, और मैं चौथे स्तंभ से ये प्रार्थना करूंगा कि आप समाज में जागृति पैदा करने का काम करें। ऐसे लोगों को किसी भी कीमत पर राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलना चाहिए, समाज उनका तिरस्कार करे, ये मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। ये राजनीति तो आपको सूट करती है, बीजेपी बहुसंख्य राजनीति करती है, कांग्रेस राजनीति करती है, कांग्रेस हमेशा से अच्छी राजनीति करती है, तो राजनीति सूट करती है आपको? नहीं, हम सर्व समाज को एक करना चाहते हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सबके लिए एक कानून, एक व्यवस्था। मुझे जो सुविधा चाहिए वो मुस्लिम को भी चाहिए, मुस्लिम को जो सुविधा चाहिए वो मुझे भी चाहिए। एक कानून रहेगा तो कभी भी आपस में लड़ाई नहीं होगी। वो लड़ा करके और वोट बैंक मतलब अपना वोट प्राप्त करना चाहते हैं, लड़ा करके वोट प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसा नहीं। उनको शिक्षित करो ना, उस वर्ग को भी शिक्षित होने लगा है। मैं आपसे बताऊं, मेरे इलाके में मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहन करके आई, लेकिन उन्होंने हमें बहुत सम्मान दिया, हमारे साथ जुड़ने की बात कही, हमारे साथ सेल्फियां ली, हमारे साथ में उन्होंने बातचीत करी, हमको बहुत अच्छा लगा। बहनें हैं हमारी बेटियां हैं वो, लेकिन हम उनका भी सम्मान करते हैं। लेकिन वो तोड़ करके, डरा करके और केवल वोट प्राप्त करने के लिए इस प्रकार का तुष्टीकरण करते हैं, हम उसकी निंदा करते हैं। मदन जी, एक सवाल चाहूंगा। इमरान मसूद है, सांसद है कांग्रेस के सहारनपुर से, उनका कहना है कि जो वक्त के लिए अमेंडमेंट बिल आप लोग लेकर आ रहे हैं उसमें नियमों को सीधे तौर पर ताक पर रखा जा रहा है। जेपीसी के बीच में जो इलेक्शन प्रिपरेशंस हैं उसमें वो पूरी तरह बाकी है, बिल्कुल सही नहीं है। उन्होंने कहा कि बुलडोज करना चाहते हैं हमारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को और हमारे टैक्स को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन हम इसे टॉलरेट नहीं करेंगे और किसी भी हालात में
वक्फ अमेंडमेंट बिल को पास नहीं होना। देखिए थोड़ा पढ़ लेते वो वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है इसको पढ़ लेते तो मैं सोचता हूं कि ये बात वो नहीं कहते। देखिए इस बिल में जिसने भी पढ़ा है वो समझ रहा है कि इसमें केवल यह है कि आज जो वक्फ की संपत्ति है उसका रजिस्ट्रेशन कर दिया जाए, वो वक्फ की रहेगी, उसको हम तोड़ना नहीं चाहते, छेड़ना नहीं चाहते, उसको हम किसी और उपयोग में लेना नहीं चाहते। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो वक्फ की आज संपत्ति है उस पर लोगों ने व्यक्तिगत कब्जे कर लिए, व्यक्तिगत लाभ ले रहे हैं, जबकि ये वक्फ की संपत्ति समाज के हित के लिए होना चाहिए। इससे जो आय प्राप्त होती है वो समाज के योगदान के लिए, समाज के सहयोग के लिए काम में ली जानी चाहिए, वो नहीं ली जा रही है। व्यक्तिगत रूप से लोगों ने दुकानें बना दी, लोगों ने होटलें बना दी, लोग उसमें रहने लग गए, उसी वर्ग के लोगों ने कब्जा कर लिया, तो उसी वर्ग के दूसरे लोगों को उसका लाभ नहीं मिल रहा है। तो ये वक्फ की संपत्ति जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगी तो वो रजिस्ट्रेशन होने में किसको दिक्कत है? क्या मतलब क्यों विरोध करना चाहते हैं वो? इसमें कोई कमी तो निकालो ना। दूसरी बात है कि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में उनको अपनी बात कहने का हक है, लेकिन कहे पढ़ करके समझ करके कहे तो समझ में आता है। वक्फ की संपत्ति को कोई छीनना नहीं चाहता, हमारी मंशा कतई नहीं है, लेकिन नियमित रूप से कि किसी ने और मेरे घर में आकर के कोई रहने लग गया और वो यदि कहे कि ये वक्फ को दे दी जाए, क्यों? ऐसे ही कई ऐसी इमारतें हैं जो इमारतें आज बड़ी बड़ी मतलब बनी हुई है जो जिससे हमारा सम्मान बढ़ता है, अब वो कहते हैं कुछ भी लिख दिया ये वक्फ की संपत्ति घोषित कर दी जाए। ऐसा नहीं है। जो आज की स्थिति है वक्फ की संपत्ति है वो संपत्ति रजिस्ट्रेशन कर दी जाए, उसको हम लेना नहीं चाहते, उसको हम छेड़ना नहीं चाहते, और उससे जो किसी भी प्रकार की आय होती है उस वर्ग को उसका लाभ मिले, व्यक्तिगत नहीं। राहुल गांधी का उन्होंने कहा है देश के युवाओं के बारे में प्रधानमंत्री बोलते नहीं। प्रधानमंत्री का बीजेपी मॉडल जो है वो आरएसएस का मॉडल है। एक ऐसा संगठन जो देश में शिक्षा को खत्म करना चाहता है उसका नाम आरएसएस है। अगर देश का एजुकेशन आरएसएस के पास चला गया तो बर्बाद हो जाएगा। एक बात मैं बताऊं, वो आरएसएस की शाखा में कभी जाकर के देख ले, वहां पर सर्व समाज को महत्व है। दूसरी बात यह है कि आरएसएस ने कभी भी समाज को तोड़ने का षड्यंत्र नहीं किया है। वो लोग समझते नहीं हैं, वो लोग केवल आरएसएस का नाम लेकर के एक वर्ग विशेष को डराना चाहते हैं। ये बात ठीक नहीं है। राष्ट्रीय, मैंने अभी बोला आपके सामने, इस संघ ने ये कहा कि किसी की पूजा पद्धति कोई भी हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन राष्ट्रभक्ति चाहिए, राष्ट्रीय चरित्र चाहिए, इस देश के लिए मर मिटने की तमन्ना चाहिए। आज हिंदुस्तान पाकिस्तान का क्रिकेट का मैच होता है और पाकिस्तान जीत जाता है, जो पटाखे फोड़ते हैं उसके लिए क्या कहेंगे आप? थोड़ा विचार तो करना पड़ेगा ना, हिंदुस्तान के सम्मान की रक्षा करने। अभी न्यूजीलैंड के साथ में और भारत का हुआ तो जिन्होंने न्यूजीलैंड से क्या लगाव है उनका, या किसी और देश से, क्या ब्राजील से या किसी से भी हो, आज हिंदुस्तान के प्रति सम्मान, यहाँ के कण कण के प्रति आत्मीयता का भाव, ये तो होना ही चाहिए ना। इसमें क्या दिक्कत की बात है? वो लोग समझते नहीं है, पढ़ते नहीं है, केवल राजनीति करने के लिए कुछ भी शब्द प्रयोग कर लिया, ये ठीक बात नहीं है, हम कभी भी नहीं करते। और नरेंद्र भाई मोदी जी ने तो सीधा कहा है कि मतलब एक देश के अंदर और समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। तो साफ कहते हैं सभी को सुविधाएं मिलनी चाहिए, मुझे एसी चाहिए तो आपको भी एसी चाहिए। आज मुझे कोई बता दे कांग्रेस का नेता कि मुस्लिम समाज को कितने उन्होंने व्यापारी तैयार किए, कितने उन्होंने उद्योगपति तैयार किए, कितने उन्होंने पढ़ाया लिखाया, उनको पढ़ने ही नहीं देते, उससे बाहर ही नहीं निकलने देते, टायर पंक्चर से बाहर नहीं निकलने दिया। तो क्या भला कर दिया मुस्लिमों का इन देश की आजादी के बाद आज तक उस वर्ग ने, उस कांग्रेस ने कुछ भी तो नहीं किया उन लोगों के लिए। हमेशा इस उम्मीद से रखा कि हमको दो, हमको दो, हमको दो, उनसे कुछ समाज को देने वाली स्थिति उन्होंने पैदा ही नहीं होने दी। उनको कभी मतलब किसी भी प्रकार से सर्व समाज के साथ जुड़ने ही नहीं दिया उनके और इलाके में। अब एक बात बताओ, कोई ये बात करे कि केवल जनसंख्या बढ़ाओ, ये ठीक है क्या? क्यों नहीं समृद्धि पैदा करो, समृद्ध बने, इस प्रकार के भाव क्यों नहीं देते हैं वो? बच्चों को भी शिक्षित करो, शिक्षित होगा तो भ्रमित नहीं होगा। मैं फिर बता दूं आपको, यदि किसी ने शिक्षा प्राप्त कर ली तो उसको कोई बरगला नहीं सकता, लेकिन वो शिक्षा से वंचित रखते हैं। केवल मदरसों में पढ़ो, आम नागरिक से जुड़ो मत, ये बातें वो कहते हैं, ये ठीक बात है क्या?
सर्व समाज के साथ जुड़ो ना, हम कंधे से कंधा लगा के तैयार बैठे हैं, हम साथ देने के लिए तैयार बैठे हैं। जुड़ो, राष्ट्रीय चरित्र चाहिए, राष्ट्रभक्ति चाहिए इस देश के लिए, और कुछ करो तो सही, ये तो भाव चाहिए ही चाहिए। उन्होंने देखिए कश्मीर के अंदर जो पत्थर फेंक थे, और जब पत्थर फेंकने वाले को एक व्यक्ति को जीप पे बिठा दिया तो वो पत्थर फेंक गायब हो गया, क्योंकि उन्हीं का आदमी था तो पत्थर उसी के लगते, इसलिए वो गायब कर दिया, वो मतलब पत्थर फेंक गायब हो गए। और उसका संरक्षण करने के लिए राहुल जी चले गए कि ये क्यों बिठा दिया जीप के ऊपर, ये क्या बात होगी। सेना का विरोध कर देते हैं। हमारे देश की सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक किया तो वो सेना से सवाल करने लग गए कि कहाँ किया, कौन मरा, सेना से सवाल करने लग जाते हैं। अरे उनको क्या दिक्कत है भाई, आज पाकिस्तान की हालत क्या है वो नहीं समझ रहे हैं क्या पड़ोसी देश की। हम चाहते हैं वो देश भी समृद्ध बने, हमें कोई विरोध नहीं है, लेकिन वो अपनी सीमाओं में रख करके अपना विकास करे ना। वो क्यों अतिक्रमी और भेजते हैं दूसरे देशों में, अव्यवधान पैदा करने के लिए, अशांति उत्पन्न करने के लिए क्यों, और इस प्रकार के लोगों को प्रशिक्षण देकर के हिंदुस्तान में भेजने का काम करते हैं। आज बंगाल की स्थिति कितनी बिगड़ी हुई है, बंगाल में तुष्टीकरण की पराकाष्ठा हो गई, वहां पलायन करने लग गए लोग, और उम्मीद लगा करके बैठे हैं कि इस हिंदू को परेशान करो, ये घर छोड़ के जाएगा और मैं इस पे कब्जा करूंगा। ये भाव ठीक है क्या? कितनी दयावह स्थिति वहां की बनी हुई है बंगाल की। पर बांग्लादेश में क्या हुआ, हिंदू पलायन करके आ गए, उनके घरों पर दूसरों ने कब्जा कर लिया। ये कश्मीर से जो हमारे पंडित लोग भाग कर गए, उनके घरों में दूसरों ने कब्जा कर लिया, और उम्मीद लगा के बैठे हैं कि तू इसको परेशान कर, ये भागेगा और इस घर पे मैं कब्जा करूंगा। वो कहता, दूसरा कहता नहीं नहीं मेरी नजर इस पे है, कि नहीं नहीं तेरी, तू दूसरा तैयार कर, दूसरे घर पे नजर रख, ये तो मुझे कब्जा करने दे। ये भाव ठीक है क्या इस देश के अंदर? मतलब बहुत विकृत स्थिति बन जाएगी ये। इसलिए ऐसे लोगों को, और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, कर जोर मैं प्रार्थना करता हूं कि मीडिया समाज को जागृत करने का काम करे, समाज